नमस्कार। समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। प्रदूषण वायु, जल, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जीव जंतुओं, पौधों, औद्योगिक संस्थानों आदि को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाता है। अब अगर वायु प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ भी बचने की गुंजाइश कैसे रहेगी? ताज़ा ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 64 लाख लोग इसके सीधे शिकार हुए हैं। भारत में पिछले साल 16 लाख से अधिक लोग इसके सीधे शिकार हुए। लॉकडाउन के कारण वायु प्रदूषण में कुछ सुधार आया, लेकिन अनलॉक होते ही स्थितियों में एक बार फिर से हम उसी स्थितियों में फिर से पहुंच गए हैं। CSIR और IITR की कल आई रिपोर्ट में बताया गया है कि लखनऊ के कुछ इलाकों में PM10 और PM2.5 का स्तर बढ़ा है। अब सर्दियां भी शुरू हो गई हैं। शाम होते ही शहर में धुंध की चादर में लिपटा हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये स्मोक है जो फॉग के साथ मिलकर स्मोक बनाता है, जो इंसानों के लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। आखिर कैसे रोकें बढ़ते वायु प्रदूषण को? क्या ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है या फिर हमारे ही कुछ दायित्व बनते हैं इसे रोकने के लिए? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा अपने विशेष मेहमानों के साथ। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ दो में खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका परिचय सबसे पहले आपसे कराना चाहूँगा। हमारे साथ रहेंगे PK श्रीवास्तव जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और CSIR में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में। और हमारे साथ में रहेंगी प्रोफेसर ज्योति प्रकाश, जो कि अमेठी विश्वविद्यालय से हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीवास्तव सर, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा और यही समझूंगा कि जो स्थिति आज की डेट में है, क्या लॉकडाउन में जो हमको पर्यावरण को शुद्ध करने का एक मौका मिला, उसको हम फिर से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी? ये बिल्कुल सही है। कोरोना काल एक तरह से हमारे लिए वरदान साबित हुआ था। जब आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे देशों में वो जंगली जानवर जो कभी जंगल में रहा करते थे सड़कों पे निकल आए थे, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, कोई प्रदूषण नहीं था, गाड़ियां नहीं चल रही थी, लोग नहीं चल रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम शायद फिर स्क्वायर वन पे पहुंच गए और हमें ये सोचने की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें शासन कहाँ तक जिम्मेदार है, हम कहाँ तक जिम्मेदार हैं, और क्या हम दोनों मिल के इसके लिए कुछ प्रभावी काम कर सकते हैं कि ये जो समस्या है, जैसा अभी आपने हिमांशु जी बताया कि 16 लाख लोग हमारे देश में मरे हैं, और ये शायद एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो कोई मरता है ना तो कह दिया जाता है बड़े अच्छे आदमी थे, ऊपर वाले ने बुला लिया। तो सही आंकड़े तो शायद हमको मिल ही नहीं पाते हैं, और वो सही आंकड़े जो मिलते हैं वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो इसलिए समस्या बहुत गंभीर है और इसको उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए, और हम धीरे धीरे इस पे एक एक बात के लिए चर्चा करेंगे कि दिक्कतें क्या हैं। अब जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं, आजकल आप देख रहे हैं शहरों में कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रॉपर मेजर लेने चाहिए हम बिल्डिंगों को अभी नहीं ढक रहे हैं। सरकार की तरफ से आदेश है, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई अधिकारी जब तक ना के हमारे सर पे नहीं चढ़ जाएगा तब तक हमें क्या जरूरत है, डस्ट उड़ती रहे चारों तरफ। अच्छा, एक और दिक्कत है हमारे महानगरों में, खासकर अगर मैं लखनऊ की बात करूं जी, तो तमाम ऐसी सड़कें हैं, जैसे मैं जानकीपुर में एक्सटेंशन में रहता हूं, उन सड़कों पे बरसात के बाद बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। दिक्कत कहां से? दिक्कत को असली रूप में समझने की है, क्योंकि उन सड़कों पे वो वाहन चल रहे हैं जो हाईवे के वाहन हैं। बिल्कुल। अब अगर आप हाईवे के वाहन रेजिडेंशियल कॉलोनी की सड़कों पे चला देंगे तो प्रेशर सड़कें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और इतनी धूल उड़ती है उससे, और वो धूल जो है वो आपके घरों में एक परत की तरह से जमा होती है, आप देख सकते हैं उसको। तो ये जो डस्ट पार्टिकल, जैसे आपने बताया कि ये पार्टिकल बढ़ रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में क्या हमने ऐसा कोई काम किया, तो ये एक सोचने की जरूरत है इस पे। ये एक गंभीर विषय है और ज़्यादा बढ़ जाता है, खासतौर पर इन सब चीज़ों पर जब रेजिडेंशियल इलाकों में इस तरह की तब्दीलियाँ बढ़ जाती हैं। बढ़ते हैं ज्योति प्रकाश जी की ओर। मैडम, जो स्थितियाँ हैं, जिस तरह से PK सर ने कही ये बात कि ये स्थितियाँ और ज़्यादा भयावह होती जा रही हैं, तो आपको लगता है कि जो आप विश्वविद्यालय में हैं, टीचर हैं, बच्चों को वो भी करती हैं, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और युवा पीढ़ी भी तो उतनी शायद सजग नहीं दिखती है हमारी, खासकर प्रदूषण और पॉल्यूशन के लिए, तो क्या लगता है कि कुछ ज़्यादा इनमें काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी प्रदीप जी ने कहा कि
कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ जी। तो उससे हमारे वातावरण में काफ़ी प्रभाव हुआ और जो जंगली जानवर जो कभी शहर में नहीं, जिनका जगह जो थी उसको छोड़ करके वो बाहर आ गए, सड़कों पर खुले घूमने लगे। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर मेरा कहना यह है कि जिसकी जगह जो है वो वहीं रहे, ठीक है। बिल्कुल। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसके बाद उसकी वजह से वातावरण जरूर शुद्ध हुआ, क्योंकि सारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, कंस्ट्रक्शन वर्क था, क्योंकि जब कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं होनी है तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है कि सारा पोल्यूशन जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। पर हम वो लेवल तो नहीं मेंटेन कर सकते हैं, पर हम उस लेवल को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, जो कि इस टाइम पर बढ़ जाता है। तो जैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ, एमिटी विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ वहाँ पर मैं, तो मैंने ये देखा है कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में वो अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ गई है। वो समझने लगे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इसके क्या मतलब होते हैं। अदरवाइज लोगों को यही नहीं पता होता था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहली वजह तो ये कि बच्चों में, लोगों में, आसपास के लोगों में, सब में हम लोगों ने जागरूकता जगा दी है कि ये एयर पोल्यूशन क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के क्या मतलब होते हैं, जब PM10 और PM2.5 का कितना लेवल होगा तो वो हमारे लिए कौन सी कैटेगरी खतरनाक है या जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। तो जैसे आज की जो रिपोर्ट है, आज का जो करंट ताज़ा खबर के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँ तो आज की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमारी वेरी पुअर कैटेगरी में है, यानी कि अबव 300 to 400 के बीच में है। तो 300 से 400 के बीच में जब ये क्वालिटी होती है तो बहुत ही ख़राब स्थिति में होती है। और कई सालों से मैं ये रिपोर्ट देख रही हूँ, तो ये अभी इस साल जो हुआ है प्रदूषण का जो लेवल बढ़ा है, कंसंट्रेशन जो हाई हुआ है, तो उसमें ये फर्स्ट टाइम है जो कि 300 को ये क्रॉस कर गया। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। अगर 0 से 50 के बीच में है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो 0 से 50, फिर 51 से 100, फिर 101 से 200, फिर 201 से 300, फिर 301 से 400, फिर 400 से 500, फिर बियॉन्ड 500 इज़ टू डेंजरस। तो हम लोगों को उसका ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक रही बात, देखिए कंस्ट्रक्शंस की है या जो व्हीकल्स अब चल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शंस पहले भी होते थे, व्हीकल्स अब भी चल रहे हैं, पर हाँ, जो एक मेन कारण है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा बढ़ ही रही है, कहीं कम नहीं हो रही है, हम कंट्रोल उसको कहीं से भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो उनकी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, उतना ही आदमी सड़कों पर अपनी व्हीकल्स लेकर के चल रहा है। तो ये सब कारण तो हैं पोल्यूशन लेवल को बढ़ाने में। और जहाँ तक एक बात आती है कि हम पराली जला रहे हैं, बायोमास जला रहे हैं, तो वो इसी सीजन में होता है, इसी महीने में होता है, अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक। और अक्टूबर टू जनवरी ये हमारा जो मंथ होता है, इस टाइम हम पोल्यूशन को बहुत ही बुरी तरीके से फेस करते हैं, बहुत ही लेवल बढ़ जाता है। लोगों को जिनको बीमारी है, अस्थमा है, तो उनका जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हमें इस लेवल को हम रिड्यूस तो कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक रिसर्च हुई, रिसर्च में ये बताया गया कि जो हम बायोमास को जला रहे हैं, तो हम बायोमास को हम जलाएंगे नहीं, हम उसके लिए एक अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलें तो एक बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया गया है, खोजा गया है, जिसको एक घोल में बना करके और उसको उस पराली के ऊपर डाल दें हम, तो वो उसको डिग्रेड कर देता है, यानी कि उसको खाद में बदल देता है। तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके लिए एक बहुत बड़ी जो ज़रूरत हमारी इस चीज़ की है कि हम वो किसानों तक अपनी बात को हम पहुंचा सकें कि भाई आप लोग इसको जलाइए नहीं, और सरकार ने कुछ प्रावधान कर रखे हैं, वो आपका पराली लेकर के जाएगी और उसको ले जा करके प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करेगी जैसे उसको करना है। पर उनका कहना यह होता है कि हमें अगली क्रॉप के लिए हमें अपनी एग्रीकल्चर फील्ड खाली करनी है। तो अगर समय रहते ही अगर किसानों की समस्या को सॉल्व कर दिया जाए, हल कर दिया जाए, तो हम कुछ इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। और
एक चीज और है इस टाइम पर, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, रिड्यूस होता है, जी। तो जो हवा के कण, धूल के जो कण हैं जो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो ऐसे मूव करते हैं, तो ठंडी हवा होने से वो ऊपर नहीं जा पाते। जब ऊपर नहीं जा पाते हैं तो हमारे ही सराउंडिंग में रहते हैं, जिसको कि हम एम्बिएंट एयर कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो हम जब उसमें सांस लेते हैं तो वो हम उसका एक्सपोजर हमारा इस मौसम में सबसे ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक ठीक होता है। अभी भी मैडम आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे, हम चलेंगे पी की शुरुआत होगी। सर ये हर साल का इशू है, पराली चलाना कोई अब नई बात नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि हर साल हम भारत में ही हम अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 60 लाख टन पराली जलाई जाती है, और ये पिछले कई सालों से होता आया है। सरकारें सजग रही हैं, कई कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन इसका असर होता वो नहीं दिख रहा। हम शायद लोगों को या तो जागरूक नहीं कर पा रहे, या लोग सुधरना नहीं चाहते हैं। लोगों ने अपनी प्रवृत्ति या तो बना रखी है। क्या यही स्थिति है, यही कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रदूषण बढ़ने का? नहीं, मैं एक बढ़िया बात बताना चाहूँगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जी का अभी मैडम ने जिक्र किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है कि प्रदूषण कितना है। एक आम आदमी जिसको ये नहीं पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पार्टिकुलेट मैटर क्या है, तो ये एक आम आदमी के लिए बताया गया कि भाई अब 50 जैसे है, अगर 50 है मान लीजिए। सर ये जो आपने पार्टिकुलर मैटर की बात की है वो PM 2.5 हाँ, और हाँ, ये वही है। तो ये टेक्निकल मैटर जान के, एक जैसे रिक्शे वाला है, एक केला बेचने वाला, वो कैसे देखे लखनऊ में कितना प्रदूषण है। तो आप देखिए जो आजकल अखबार लखनऊ में आ रहे हैं उसमें सूरज कितने बजे डूबता है, कितने बजे उगता है, और साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी जिक्र होता है। तो मैं आपको एक बड़ा मजेदार आंकड़ा देता हूँ। 16 नवंबर 2016 की बात है। हम लोगों ने एक दिन ये देखा कि जरा एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं, तो म्यूनिख जर्मनी का एक शहर है, उस दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स यूरोप के लिए 20 होना चाहिए अगर तो वहां उस दिन म्यूनिख का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 18 था, बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद लंदन का देखा गया तो लंदन का 30 आया, 20 होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा था। लेकिन उसी समय उसी टाइम RK पुरम नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 905 था। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 1000 पहुंच जाता है, और दिल्ली कई बार आपको पता है दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा है। अभी जो पराली की बात आपने करी, अभी मैं चाइना गया था तो मुझे वहां एक वैज्ञानिक मिले जो चाइनीज थे। उन्होंने क्या किया है, पराली को लेके और उसमें 20% पॉलीथीन मिला के इतना बढ़िया बायोडिग्रेडेबल उन्होंने पॉलीथीन बना दिया है जो कहीं से नुकसान नहीं करता है। उसमें आप बॉइल्ड वाटर तक आप ले सकते हैं, उबलता पानी उन्होंने मुझे दिखाया। अच्छा, तो अगर ये हम अपने देश में कर पाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। और जहां तक ये पार्टिकुलेट मैटर की बात है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमने जो पेड़ लगाए, देखिए दिल्ली सबसे हरा भरा है जी, लेकिन दिल्ली क्यों दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है? दिक्कत क्या है, हम भारतीय पेड़ों को भूल गए। हमारे देश के जो पेड़ हैं पर्यावरण की दृष्टि से दुनिया के सबसे अच्छे पेड़ हैं जी। अभी दिवाली आने वाली है, और आपको पता है दिवाली हम क्यों मनाते हैं। उसका कारण है कि राम लक्ष्मण सीता जी वापस आए जब रावण को मार के अयोध्या, तो दिवाली मनाई जाती है। 14 साल वो जंगल में रहे। कभी आपने सोचा कि वहां उस समय कोई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं था, कोई नर्सिंग होम नहीं थे, कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं था, तो वो कैसे 14 साल स्वस्थ रहे? तो उसका जवाब दिया उत्तर प्रदेश शासन के वन विभाग ने। उन्होंने वो 5 पेड़ निकाले जो पंचवटी में लगे थे, और 5 पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से बहुत मशहूर हैं। मुझे याद है मैं जब यही बात पर्यावरण मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को बता रहा था एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो 5 जून को होता है, तो उन्होंने 1,65,00,000 रुपए सैंक्शन किए थे इन 5 पेड़ को लगाने को। अब पहला पेड़ मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ हमारे अपने देश में है, वो है पीपल। पंचवटी में पीपल पूरब की दिशा में लगा था, क्योंकि जितनी हवा आती है पूरब से पश्चिम चलती है नॉर्मल हवा, और राम लक्ष्मण सीता जी को हमेशा ज्यादा ऑक्सीजन मिलती रहती थी जी। गर्मी तब भी होती थी, तो कभी वो स्प्लिट एसी तो लगा नहीं था पंचवटी में कि सीता जी ऑन कर देती। तो बरगद जो है भगवान का दिया हुआ सबसे बढ़िया एयर कंडीशनर है। अगर आप भयंकर गर्मी में बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के देखेंगे तो आपको बड़ा कंफर्टेबल मिलेगा, बिल्कुल ठंडा। तो अब लू चलती है पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम की दिशा में बरगद लगे हुए थे लाइन से, कि जो भी हवा आती थी पंचवटी में एयर कूल होके आती थी। फिर तीसरा पेड़ बेल लगा था जो पेट के लिए बहुत अच्छा है। अशोक लगा था, और वो सीता अशोक जो ऐसे फैलता है, यूं वाला, लंबा वाला नहीं, वो अशोक महिलाओं की बीमारियों में बड़ा अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग है, उसकी पत्तियों का रस ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को कम करता है। और एक और पेड़ लगा था आंवला, विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। अब आप देखिए हमने भारत में कौन से पेड़ लगा दिए। आज पूरे लखनऊ से पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हमने एक सप्तपर्णी नाम का पौधा लगा दिया, जो इसकी
जो पत्तियां हैं वो चिकनी हैं। कभी आप बरगद के पेड़ को देखिए, कभी आप पीपल के पेड़ को देखिए, पाकड़ के पेड़ को देखिए, तो इनकी पत्तियां रफ होती हैं जी। तो पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में डस्ट के कण है, पोल्यूशन के कण है, वो जब उड़ते हैं तो ये पत्तियां उनको अपने में ट्रैप कर लेती हैं। लेकिन हमने भारतीय पेड़ों को भुला के हमने विदेशी पेड़ लगा दिए। अब जो अल्स्टोनिया है, इसको अगर सही भाषा में कहें तो डेविल्स ट्री कहा जाता है। यानी इसका जो इसमें से दूध निकलता है सफेद रंग का, वो इतना जहरीला है कि इस पे कोई कीड़ा मकोड़ा तक नहीं टिकता है, कोई पक्षी बैठता नहीं है, कोई घोंसला नहीं बनाता है। पूरे लखनऊ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हमने ये पेड़ भर दिया। मैंने जब इसका कारण पूछा तो पता लगा साहब ये पेड़ इसलिए लगा दिया गया, एक तो देखने में अच्छा लगता था और दूसरा कारण था कि कोई जानवर खाता नहीं है। तो हमारे पास पाकड़, पीपल, बरगद, महुआ, जामुन, नीम, आम, ऐसे इतने सुंदर पेड़ थे दुनिया के। हम भारतीय पेड़ों को भुला के हमने विदेशी पेड़ों को जब अपनाया। हाँ, विदेशी पेड़ कोई बुरे नहीं है, लेकिन आप उनको सही जगह लगाइए। जैसे मुझे याद है कुछ साल पहले एक कंसेप्ट आया कि यूकलिप्टस बड़ा अच्छा है पेपर इंडस्ट्री के लिए। यूकलिप्टस वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप यूकलिप्टस को लखनऊ में लगा देंगे तो पानी का लेवल, वो पानी बहुत खींचता है, तो ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा और पानी की क्राइसिस हो जाएगी। तो आप यूकलिप्टस को लगाइए उड़ीसा में, जहां दलदल है, जहां पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा इफरात पानी है, वहां आप यूकलिप्टस को लगा दीजिए। कीकर एक पेड़ है राजस्थान में, और कीकर की खास बात क्या है कि वो चारा है बहुत बढ़िया, जलाने के लिए लकड़ी, अगर राजस्थान में भी ठंडक बहुत होती है। लेकिन अगर वो गांव में कीकर आपने लगा दिया तो जब उसके फूल खिलते हैं तो उससे एलर्जी होगी, अस्थमा हो जाएगा लोगों को। ऐसे ही जो अल्स्टोनिया की मैं अभी आपसे बात कर रहा था, सप्तपर्णी की, आप देखिए लखनऊ के हर पार्क में आपको सप्तपर्णी दिख जाएगा। आजकल उसका फ्लावरिंग का सीजन है, तो जब उसके फूल निकलते हैं तो रात में निकलते हैं और भयंकर एलर्जी करते हैं। किसी को कम करते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं करते हैं, किसी के लिए शायद ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो हम क्यों ऐसे पेड़ों को भूल गए? जरूरत है, पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत की तरफ है। मैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सारे एशिया, सब में जाता हूँ, 5 महाद्वीपों में। सारे लोगों की निगाहें आज भारत की तरफ हैं, भारत की संस्कृति की तरफ है, यहाँ के कल्चर की तरफ है। यहाँ पर आप देखिए, हम पीपल पे जल चढ़ाते आए हैं, बिल्कुल हजारों साल से। मतलब हमें पता भी नहीं था कि ये ऑक्सीजन देता है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा था। और कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता था, वैज्ञानिक भी नहीं होता था, एक अनपढ़ आदमी सुबह नहाने के बाद पहले एक लोटा जल चढ़ा देता था। हमने नीम की पूजा करी, हमने पीपल की पूजा करी, तुलसी पे हमने जल चढ़ाया। लेकिन आज हमको पता लग रहा है कि ये विलक्षण पेड़ कितने ज्यादा साइंटिफिकली हमारे लिए उपयोगी हैं, कितने अच्छे हैं पर्यावरण के लिए, हमारी सेहत के लिए। और आप देखिए कि वो सारी चीजें, उपयोगिता को समझना होगा, उसी पे आगे बढ़ना होगा। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ज्योति जी के साथ। मैम, एक ये स्थिति है कि आपने देखा होगा कि पहले हमारे गांव में खाना बनाने या फिर उस तरह की चीज़ों के लिए लकड़ी, बहुत चूल्हे का प्रयोग होता था, जिससे जाहिर सी बात है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। अभी जब से प्रधानमंत्री जी ने एक उज्ज्वला योजना को शुरू किया और गांव-गांव तक गैस पहुंची, उसका कुछ असर अब दिखाई पड़ता है गांव में। अब तो ये लगता है कि हाँ, वहाँ पे पोल्यूशन कम हुआ, तो वो स्थितियाँ कुछ असर डाल पाई हैं प्रदूषण को कम करने में? हाँ, बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो अभी ये जो उज्ज्वला योजना करके जो प्रोग्राम शुरू किया गया, और गांव-गांव में जो लोगों को, महिलाओं को जो कंडे जला करके और लकड़ी जला करके खाना बनाती थी, तो अगर एक सर्वे हुआ था, उस रिपोर्ट में ये आया था कि जो महिलाओं में जो बीमारियां होती थी, जो स्मोक की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, या जो भी गैसेस उससे निकलती थी, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और जो हमारा एनर्जी के ऊपर एक जो प्रेशर था कि रिन्यूएबल जो एनर्जी है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसके भी प्रॉब्लम, उसकी की समस्या को भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक उसको सॉल्व किया है। तो जैसे कि जो बायोगैस है, बायोगैस या जो उज्ज्वला गैस योजना है, इसको शुरू करने के साथ ही तो हमने एक चीज़ और भी कंट्रोल की है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कि वेस्ट को कैसे हम मैनेज करें। तो उस वेस्ट को उन्होंने ले करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की और उस एनर्जी को घर घर, गांव-गांव तक पहुंचाया है। तो जिससे उनकी एनर्जी की प्रॉब्लम और जो उनकी बिजली की प्रॉब्लम जो थी, उन सारी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी हद तक सुलझा दिया है। तो हम
इन सब चीज़ों से हम अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करते ही करते हैं, पर साथ ही साथ जो ये पराली का जो बायोमास की बात भी है, तो हम इसको भी यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम हमारी सरकार तरह तरह की नीतियाँ बनाती हैं, तो हमको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, और काफ़ी हद तक लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू भी किया है। और ये चांस की बात है कि किसी किसी टाइम पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो हम अवेयर लोगों को करा रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, और लोग काफ़ी इस बात तक ध्यान भी देते हैं कि हमें क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए जिससे कि हम पोल्यूशन के लेवल को कंट्रोल कर सकें। तो एक तो जो हमारा 2 दिसंबर होता है, 2 दिसंबर को हम नेशनल पोल्यूशन डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और उसको सेलिब्रेट करने का भी एक हमारा पर्पज़ है कि हम लोगों को अवेयर ये करते हैं कि जो 1986 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो उसमें जितने लोगों ने इसकी वजह से जान गंवाई थी, तो हम उनको एक तरीके से याद करते हैं, और उस याद करने के साथ में ही हम एक मैसेज कन्वे करते हैं कि प्रदूषण से इतनी जानें गई हैं, और हम कोशिश करें कि लोगों की जान को और बचा सकें, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के लेवल को कम करके। दूसरी चीज़, जैसे कि पिछले साल दिल्ली में भी सरकार ने प्रयास किया, और लाजपत नगर में उन्होंने सबसे पहला स्मोक टावर जो है तो उन्होंने इंस्टॉल किया वहाँ पर, और उसका जो पर्पस था, क्योंकि बहुत पोल्यूटेड एरिया था, वहाँ प्रदूषण का जो लेवल था बहुत हाई हो जाता था, तो उन्होंने पहले तो एरिया आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे लेवल बहुत हाई है। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि वहाँ पर स्मोक टावर इंस्टॉल कर दिया, और इस स्मोक टावर इंस्टॉल करने से ये हुआ वहाँ पर कि प्रदूषण का लेवल कुछ तो कम हुआ है। और जो अभी एक रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट है, अभी 28 अक्टूबर के करीब की है, तो उसमें ये बताया गया कि कंट्री में जो पॉल्यूटेड सिटी है, लखनऊ का उसमें 3रे नंबर पर स्थान है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो हमको उन कारणों को समझ करके और उनका जो निवारण है, हम सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमें खुद भी करना होगा। उसकी जिम्मेदारी जन सहभागिता के बिना संभव नहीं है प्रदूषण को लेकर के। मैडम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा, मैं यहाँ पे समय की कमी है। प्रदीप जी से एक महत्वपूर्ण सवाल लेना है मुझे। प्रदीप जी, एक ये है कि जो आप वर्तमान समय में देखें कि गाड़ियों का बहुत हम लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है, हमें कोई काम होता है हम गाड़ी उठा लेते हैं। ये एक सबसे बड़ा वजह है पोल्यूशन का, या फिर ट्रैफिक का उस तरह का चलना, क्या मुख्य कारण क्या है जिसको हम कंट्रोल करना चाहेंगे? 2 कारण है। एक तो देखिए, हमारी आदतें खराब हो गई हैं, हम 10 कदम भी जाना होता है तो गाड़ी से जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे आए, मेरे पास 2 कारें हैं, फिर भी मैं आधा किलोमीटर तक आराम से रोज पैदल चलता हूँ। एक बार लोग टांट भी करते हैं, तो मैंने नहीं, मेरे सेहत के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, और ये हमें करना चाहिए। लेकिन आपको बताएं, एक और दिक्कत है, शहर में शासन की तरफ से एक काम होना चाहिए, जब भी जहां ट्रैफिक कंजेशन होता है वहां पोल्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि जब गाड़ी आपकी सिर्फ ऑन है, ये धीमे चल रही है, तब वो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, और तब जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें ज्यादा बनेंगी। तो हमें पहली प्रायोरिटी, आप देखा, इसीलिए आजकल भी आप देखिए 6 लेन हाईवे बनते हैं। अभी मैं चीन गया था, वहाँ 60 लेन हाईवे है। सोचिए, इतना बड़ा हाईवे, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे। लेकिन शंघाई जैसे शहरों की बात करूँ, कुछ चीज़ें हमें चीन से सीखनी भी चाहिए, जहाँ कोई ट्रैफिक कंजेक्शन पीक आवर्स में भी नहीं होता है। तो उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी है। जैसे अगर सिकंदरबाग चौराहे पे मान लीजिए ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है, तो हम क्या करें? हम अंडरपास बना दें, हम सड़क चौड़ी कर दें, या क्या करें? तो ट्रैफिक कंजेशन को हमें अवॉइड करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ी गाड़ियां भी हैं तो ट्रैफिक कंजेक्शन है तो वो कहीं ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। ज़्यादा गाड़ियां हैं, ट्रैफिक तेज़ी से चल रहा है, जब वो 40 और 60 की स्पीड में ट्रैफिक चलता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो हमें ट्रैफिक कंजेशन को रोकना होगा। हमें अब मतलब हालत ये आ गई, दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर खुल गए हैं। बिल्कुल, लखनऊ में भी सर अभी 299 रुपए में 14 मिनट में आप ऑक्सीजन लेके आइए, वो शुद्ध हवा लेने के लिए। शुद्ध हवा लेने के लिए ये नौबत आ गई कि हमें अब विदेशों में पहले होता था, भारत में ऐसा होने लगा है। तो ये हालत चाइना में क्या है, कनाडा के पहाड़ों की हवा पैक करके बॉटल में बिक रही थी बीजिंग में। तो सोचिए, ऐसी हालत में हम आ गए। हमारी दिल्ली में पार्लर खुल गए हैं, और जब वहां आप जाएंगे तो आपसे पूछिए कौन से फ्लेवर में ऑक्सीजन दे आपको, चॉकलेट, वनीला। हमारे पास समय की बहुत कमी है, हम आखिरी 1 मिनट है, मैं 30 सेकंड में मैडम से चाहूंगा कि एक कमेंट आपका फाइनल का चाहूंगा कि क्या मैसेज देंगी हमारी जनता को, ताकि वो इसके प्रति और ज़्यादा जागरूक हों।
मेरा जो जनता से अनुरोध है, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों में जागरूकता फैलाएं और जितना कम से कम प्रदूषण कर सकें, कैसे जैसे कि घर से वॉक करने के लिए पैदल निकल रहे हैं तो पैदल निकल करके जाएं, और जो अगर घर के बाहर कहीं कोई झाड़ू लगा रहा है तो वाटर स्प्रिंकल कर दें, पेड़ों के ऊपर पानी डाल दें। तो बस उनको सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाने का काम है कि सब जगह अपने आसपास के लोगों में जागरूकता फैलाएं कि प्रदूषण बहुत खतरनाक हो रहा है, इस टाइम जानलेवा हो रहा है, तो हमें उससे अपने और आसपास के लोगों को बचाना है। तो बस सबसे यही मेरा अनुरोध है कि आप जागरूकता फैलाएं और उसके जो भी कारण है उसका निवारण कर सकें, और जो सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उसका सख्ती से पालन करें। सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रदीप सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, दोनों तरफ की जिम्मेदारियां हैं, शासन की भी और हमारी भी। अगर शासन में कोई कमी है तो आप उसको पॉइंट आउट करिए, लेकिन उसके साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर अपने पास आप जो पार्क है उसको हरा भरा नहीं बना सकते, उसमें वो भारतीय पेड़ नहीं लगा सकते जिनकी मैं आपसे बैठ के वकालत कर रहा था, आप मेरे घर के सामने आइए तो मैंने वो सारे पेड़ लगाए हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे हैं, महत्वपूर्ण है और खासकर तो हम सब जीवनदायिनी थोड़ा करें। जीवनदायिनी। सरकार में कमी है, पॉइंट आउट करिए, आप आगे थोड़ा बढ़िए, 2 कदम सरकार बढ़ेगी। सरकार हमेशा चाहती है आपके अच्छाई के लिए, हम सब मिल के ही सिस्टम को बदल सकते हैं, अकेले बिना नशा- जन सहभागिता के एक बड़ा मूवमेंट है, उसको बिना जन सहभागिता के नहीं पाया जा सकता है। फिलहाल चर्चा को हम यहीं पे देते हैं विराम, आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।